वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है और ये लास्ट वीडियो का प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक बार फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मतलब जो उद्देश्य है, 3 उद्देश्य नहीं होंगे और एक होगा। पहला ऑप्शन है आपका, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें भी कौन सी पुस्तक पढ़नी है चाहिए। तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है आपका, वो तो उद्देश्य नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका उद्देश्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। फोर्थ ऑप्शन आपका, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय परिवार का स्वरूप है। अब भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? मात्र सत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक, मात्र स्थानीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका भारतीय परिवार, उनका जो स्वरूप है उनका पितृसत्तात्मक। ठीक है ना, फादर की चलती है वो ज़्यादातर, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार परीक्षण करना। तो टीचर्स ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक हो सकती है। दूसरा है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ये फर्स्ट से और भी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। थर्ड ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। गलत। फोर्थ है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य देना, होमवर्क दे देना। ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। तो हाथियों के झुंड के बारे में बता रहा है यहाँ पर। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ABCD सही है। यहाँ पर ABCD तो है नहीं, यहाँ पर A और B करके दे रखे। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक झुंड में सिर्फ एक ही परिवार के सदस्य हो। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी की ही पूरे झुंड की नेता होती है। मोस्टली और 98% केसेस में जो सबसे बुजुर्ग होती है ना, और जो हथिनी होती है वही इसकी सदस्य होती है ना, मतलब मुख्य जो होती है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ ऑप्शन ये भी आपका गलत है। जो हाथी होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना, ये मान जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही यहाँ सही है, और जो फर्स्ट और थर्ड है वो है आपका थर्ड ऑप्शन में A और C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है। केवल इसे छोड़कर प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से उपागमों का यूज़ किया जाता है? सिर्फ एक को छोड़कर, मूर्त से अमूर्त। ठीक है ना, कि पहले बच्चों को चीज़ें दिखाई जाती है रियल में, फिर उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बढ़ाया जाता है। दूसरा, सरल से कठिन, पहले आसान चीज़ें बताई जाती हैं फिर कठिन चीज़ें। थर्ड है, स्थानीय से विश्व, पहले हम गली, मोहल्ला, चौबारा है ना, इस तरीके से चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्थानीय जो बच्चे के एनवायरनमेंट में बिल्कुल आसपास है। फिर हम उसे थोड़ा और ऊपर के लेवल पे ले जाते हैं, क्षेत्र पे, फिर राज्य लेवल पे ले जाते हैं, फिर विश्व के लेवल पे। इस तरीके से बच्चे की क्लास बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर और जो फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त। तो अमूर्त से मूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका है जो है D है, केवल D सेकंड जो ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। यह पक्षी कौन सा? अब आपको बताना कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडों को इस कौवे के जो है घोंसले में जाके रख देता है। ठीक है, और कौवे को पता ही नहीं होता बेचारा, और वो अपने अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी ना रखवाली करना है, इनको सेतना है ना, गर्मी देना अपनी बॉडी से, वो ये काम करता है कौवा। ठीक है,
तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो ये काम कर गया, ठीक है। तो कलचिड़ी नहीं है, बसंत गोड़ी भी नहीं है, और शकरखोरा भी नहीं है, ये आपकी कोयल होती है आपकी इतनी चालाक, ठीक है ना। जितनी मधुर वाणी होती है वो उतनी ही चालाक होती है। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत में मतलब संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता या करती? बच्चों के अनुभवों को संदर्भ से जोड़ना, हाथ से गतिविधि करवाना, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषय वस्तु विषय अनुसार उपागम। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये हमारा जो है उद्देश्य है, या फिर हमारा जो मोटिव है, या फिर जो आपकी राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या उसमें इस बात को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना, या इस पर जोर नहीं दिया गया। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन वाला जो है वो नहीं वाला ऑप्शन है आपका, तो इस पर कट लगाए थे, और जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल कूद बच्चों के सहायक होते हैं विकास में, खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। कौन से विकास में सहायक होते हैं? ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक। तो ये सभी में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से उसके द्वारा ही अर्जित होता है, ठीक है। कि बच्चे के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो उसके द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके व्यवहार में चेंज कर रहा है, ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है, बच्चा शैशवावस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उनमें विभेद भी कर लेता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है। आपकी जो जब शैशवावस्था में के अंत में होता है, 18वें महीने में होता है, ठीक है, या फिर 20वें महीने में होता है, तो तब तक बच्चा चीज़ों को पहचानना शुरू करता है और उनमें थोड़ा थोड़ा विभेद करना भी सीख लेता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे से कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लोहा तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा एनीमिया और रतौंधी, और चौथा मोटापा और आपका एनीमिया। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, वो सही होगा। वैसे जो यहाँ पर दे रखे हैं कि किन चीज़ों में पदार्थ ज़्यादा होते हैं, या फिर किन चीज़ों को खाने से कौन सी बीमारी लग सकती है और किन चीज़ों को ना खाने से कौन सी बीमारी नहीं लगेगी, इस तरीके से वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि कटलेट, समोसे और जो डबल रोटी है ये फैट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मोटापा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर निर्भर प्रभाव डालता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में ऐसा क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? पर्यावरण के जो पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से पर क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? शारीरिक विकास, दूसरा स्थिरता, तीसरा सामूहिक कठिनाई, और चौथा सहपाठियों के साथ संबंध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, स्थिरता, ये समस्या नहीं है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के समय बच्चे को जो पिछड़े बालक है उनके लिए उनके अंदर उसके कंटेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की जानकारी बच्चे में डेवलप होने लगेगी, और ठीक है, मानचित्रांकन के सिखाने से, ठीक है। बच्चे जब मैप बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं कि हमारा ये स्कूल है, स्कूल के पास ये, ठीक है, ये खड़ा होता है व्यक्ति, यहाँ पर एक खंबा, या फिर यहाँ पर एक कार खड़ी आती है, या फिर कोई मकान है साइड में, ठीक है, इतने टर्न पड़ते हैं। बच्चे छोटी छोटी सिम्बल सुनाते हैं यदि उनको सिखाने के लिए, यदि उन्हें सिखाया जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
जिसमें EVS पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके EVS पेडागोजी के साथ हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी 2 पार्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।